नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से। और एक बड़ी सक्सेस के साथ हमारे साथ एक बिटिया है जो बताती है संघर्ष क्या होता है और संघर्ष के साथ संकल्प क्या होता है और संकल्प से सफलता कैसे मिलती है। एक ऐसी बिटिया जो पहले प्रयास में ग्रेजुएशन करती है, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद पहले प्रयास में RAS जैसी एग्जाम में बहुत शानदार वाली रैंक लेके आती है। और 53 रैंक, मतलब एक इमेजिन भी नहीं कर पाता एक आम स्टूडेंट तो, कि कभी पहला प्रयास हो फिर उसके बाद में उस पर 53 रैंक आना, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और इस बिटिया ने जो आपके सामने बैठी है, बहुत बड़ा एक, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कई 2 बार 3 बार तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी वो टॉप 100 में आ जाए ये इम्पॉसिबल सा लगता है उनको भी। लेकिन बिटिया ने पहले ही प्रयास में किया है। और ये बिटिया है जयपुर की रहने वाली प्रशस्ति बेटी, प्रशस्ति सिंह। और ये सक्सेस कैसे मिली, किस तरह से ये बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकती है, बाकी लोग कैसे इसको ले सकते हैं, कैसे किस तरह का गाइडेंस इनको मिला, इस तरह से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, एक बिटिया का सक्सेस होना बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन होता है, बहुत बड़ी बात होती है। एक बेटा सक्सेस हो तो बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी बात जब है जब बेटी, जो, क्योंकि बेटा क्या होता है, बेटा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी चला जाता है। बिटिया जो होती है उनकी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें भी कई बार आती है, बहुत सारी बातें होती है, उसके बावजूद इतना बड़ा सफल होना, इतनी बड़ी सक्सेस मिलना बहुत बड़ी बात है। तो हम बात करेंगे बेटी से। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि पहले प्रयास में 53वीं रैंक आना, 53 रैंक आना अनबिलीवेबल है। और इतनी कम उम्र में, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन हुआ है, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में ये सारा कुछ हुआ है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ बेटा, बहुत बहुत बड़ी बात है। और पहले मैं चाहूँगा एक बार आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, पापा जी क्या करते हैं, मम्मा क्या करते हैं, और किस तरह से आपने ये सारा किया। एक बार थोड़ा सा वहाँ शुरू करते हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपने इतना सारा मेरे लिए बोला उसके लिए। और मैं प्रशस्ति सिंह हूँ, मेरी RAS परीक्षा में 53rd रैंक आई है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मम्मी जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। मेरे फादर प्रिंसिपल हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं। तो बेटा पापा प्रिंसिपल है, तो कैसे उनका, मम्मी का और पापा का क्या सपोर्ट मिला, क्योंकि उनके बिना तो ये जर्नी इतना जल्दी तय करना, तो जल्दी क्या लेट तय करना भी मुश्किल होता, मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना तो संभव ही नहीं है। तो किस तरह से उन्होंने आपको गाइड किया, किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से आपको हमेशा एक यूँ कहते हैं ना एक्साइट रखा अपने उसको लेके, और इतना जल्दी सक्सेस मिली। मम्मी पापा के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे हम लोग। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मम्मी पापा और इवन बहुत सारे लोग हैं जिनके बिना ये सक्सेस मेरी कम है, मुझे ऐसा लगता है, और लोगों की ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं पढ़ पाई हूँ, कुछ भी मुझे टाइम मिला है पढ़ने का, वो सब मेरे मम्मी पापा की वजह से ही है। मेरा भाई इतना सपोर्टिव, जैसे पापा, मैं हमेशा देखती थी मेरे पापा इतने हार्ड वर्किंग रहे हैं, हर काम वो इतनी ईमानदारी से करते, हमेशा लगन से करते। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी डेवलप्ड थी कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी रिटर्न देना है अपने मम्मी पापा को। कि वो कभी भी कोई बात होती थी तो वो ऐसे बोलते थे, बेटा तू तो पढ़, है ना आपको पैसे की चिंता करनी पढ़ाई में। कि उन्होंने कभी भी मुझे कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं आने दिया पढ़ाई के बेसिस पे, और हमेशा सपोर्ट करा, हमेशा बिलीफ रखा। मेरी मम्मी ने मुझे कभी कोई काम की नहीं बोला, उन्होंने बोला आप पढ़ो। रूम में मैं पढ़ती रहती थी और मेरी मम्मी इवन खाना तक दे के जाती थी, 3 टाइम खाना देना और ये सब करना। तो वो हर तरह से मेरे को सपोर्ट करती थी कि आप बस करो और हम सब आपके साथ हैं। और इवन मैं ये कहूँगी कि जनरली पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं बच्चे पे कि हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आप रिटर्न दो, है ना। थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट, सक्सेस होना ही है आपको, और या आपको करना ही है, इस तरह से कई बार करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने तो ये भी नहीं करा, वो देते थे और कभी मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि कोई रिटर्न आए, कि है ना रैंक ही लगे या कुछ ही हो। बट वो हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और सेल्फ बिलीफ के अलावा भी बिलीफ जो होते हैं, वो बिलीफ सिस्टम उन लोगों का मेरे पे बहुत ज़्यादा था, मेरे भाई का बहुत ज़्यादा था, मेरे जो मेंटर्स हैं उन सब का बहुत ज़्यादा था, जैसे राहुल सर, अंकेश मैम, संजीव सर, और कितने लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा तो देखिए जो माहौल होता है फैमिली का, उसका बड़ा रोल होता है।
और जैसे कह रहे हैं कि पापा बड़े अपने काम के प्रति बड़ा डेडिकेटेड है, अपना काम को बड़ा ईमानदारी से करते हैं, तो कुछ तो जेनेटिकली, कुछ जो है ना फिजिकली जो माहौल होता है उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे को अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है कि हम लोग बहुत अच्छे से कर पाए। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो उस समय कहाँ थे, कैसे पता लगा रिजल्ट आ गया और इतनी बड़ी रैंक आ गई? क्योंकि बहुत बड़ी रैंक है, हो सकता है आपको नहीं लग रही होगी, बट ये एक छोटी रैंक नहीं है। 53 रैंक आना ये तो एक सपना, जैसे कोई अभी भी मैं होता तो शायद ये मानता कि शायद सपने में ही देख रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैंक है। सर जनरली इसकी 3 स्टेजेस होती है इस एग्ज़ाम की, तो जनरली तो मुझे हमेशा से डर रहा है रिजल्ट देखने का, तो मैं हमेशा राहुल सर से दिखवाती हूँ। अभी बात भी चल रही थी कि जो है ना, कभी जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम दिया तो उसके बाद पेपर ही उसका मिला है नहीं, की भी नहीं मिला, रहे डरते भाई पता नहीं क्या होगा, तो राहुल सर को दे देते थे भाई आप ही आपको मिला नहीं है। तो जनरली ये होता था, बट इस बार मैं ना डरी अपना रिजल्ट खोलते वक्त, और मैंने खुद ही देखा अपना रिजल्ट। पहली बार पता नहीं कैसे कॉन्फिडेंस आया और मैंने खुद देखा और बिल्कुल डरी नहीं, और फिर रैंक आई तो बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले राहुल सर को भेजा, मम्मी पापा को भेजा, सबको भेजा और दिखाया। फिर मुझे खुद ही नहीं बिलीव हो रहा था कि मैंने ये कर दिया। काफ़ी टाइम तक तो बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन वेटिंग पीरियड बहुत लंबा चला। 14th को आना था रिजल्ट, पर वो 15 तक शिफ्ट होता गया, तो वो एंटिसिपेशन तो खूब था उस टाइम। इवन जैसे सर ने कॉल करा था कि ठीक है ना, तू घबरा तो नहीं रही है ना, तो मैं खुद उल्टा सर को बोल रही कि सर चिंता मत करो, अच्छा आएगा, हमने अपने कर्म कर दिए ना, अच्छा ही आएगा। अच्छा, कभी कभी जैसे रात को कभी नींद खुल गई हो अचानक ही, और 14th और जो रिजल्ट आने की डेट थी इनके बीच में ऐसी भी हुआ कि भाई वापस नींद ही नहीं आई, फिर वही बातें चलती रही, ऐसे हुआ कभी? सर मैं तो 2 दिन सोई नहीं थी जब तक रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, लास्ट पर बिल्कुल ही ऐसे ही दिमाग में वही बातें चल रही थी ना पूरी पूरी, बहुत वो है। अच्छा, डर भी लगा होगा कभी कभी, जैसे मैं इससे पहले भी बिटिया का इंटरव्यू ले रहा तो यही पूछ रहा था कि कभी ऐसे डर भी लगा, कभी ख्याल भी आया कि अपन कर तो रहे लेकिन होगा कि नहीं होगा ऐसे? असल में ये था मुझे हमेशा से कि मैं ये सोचती थी कि मेरे हाथ में मेरे कर्म है, मुझे उनको ईमानदारी से करना है, तो मुझे उन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर है, रिजल्ट में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ यही नहीं होता कि है ना आपकी मेहनत केवल स्टडी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सही बात बेटा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स अलाइन करने पड़ते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा। सही बात है। अपने आप पे विश्वास था, ऊपर वाले पे, अपने कर्म पे विश्वास था, और इसलिए ज़्यादा कोई घबराने वाली बात थी नहीं। दोनों बेटियां ही, अभी इससे पहले वाला जो इंटरव्यू आपने देखेंगे, मतलब देखा होगा आपने, सेम यही कहानी। बोला सर डराने ही नहीं दिया दिमाग में, कोई बातें इस तरह के मिले भी लोग ऐसे ही, घर वाले भी ऐसे ही जो मिले, फ्रेंड सर्किल और जो मेंटर्स मिले वो भी सारे ऐसे ही कि हमेशा पॉजिटिव रखते थे। अच्छा, स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताइए आप, शुरुआती जो आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ, है ना, कि स्कूल में हुआ, कैसे क्या रहा, या उस समय दिमाग में आ गई थी कि मैं आरएएस बनूंगी कभी? सर एकेडमिक जर्नी तो मेरी 10th 12th सेंट एंसलम्स नॉर्थ सिटी स्कूल जयपुर से ही हुई है। तो वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ था, किसी टीचर ने मुझे बोला था कि आपका तो नाम ही ऐसा है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। तो वो ख्याल कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो था, पर कभी इतना उसको वेटेज नहीं दिया मैंने। उसके बाद 12th क्योंकि मैंने बायोलॉजी से करी थी, पीसीबी आईपी मेरे सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने सोचा कि जो जनरल हम करते हैं नीट की प्रिपरेशन वो करी मैंने, बट उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो मैंने इस प्रिपरेशन को ही स्किप कर दिया कि नीट नहीं करूँगी मैं और सिंपल ग्रेजुएशन करूँगी। और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज के लिए जब ट्राई करा मैंने, एंड ऑफ द ग्रेजुएशन ईयर जो था 2022 में मैंने फुल फ्लेश तैयारी करी, जब मुझे समझ में आने लगा कि मुझे करना क्या है, मेरे जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट लगी मुझे, तो मैंने वो चूज़ करी और फिर 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 23 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और 23 में ही ये वैकेंसी आ गई, और फिर 24 में मेंस, 25 में इंटरव्यू और रिजल्ट। और नहीं, नीट का जब आपको सफलता नहीं मिली तो उस समय तो बिल्कुल एक बार तो यूँ हताशा तो आई होगी उस समय कि काश मैं भी डॉक्टर बन जाती। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले नीट क्लियर करके एमबीबीएस करते हैं, फिर एमबीबीएस करने के बाद भी ज़्यादातर मोस्टली लोग ये सोचते हैं मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, उसके बाद आरएएस की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से होता है। तो बिटिया को मैं कही रहा था, मैंने कहा भाई लोग इस तरह से करते हैं और आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, तो वो बीच वाला एक स्टेप आपका गायब हो गया, डायरेक्टली जहाँ पहुँचना उस मंजिल पे पहुँच गए। तो उस समय हताशा तो हुई होगी जब नीट वाला नहीं हुआ, या
कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उससे? सर मैं हमेशा से ही एकेडमिकली एक्सेल करती रही हूँ, तो वो मेरा लाइफ का फर्स्ट फेलियर था, तो वो मुझे हर्ट भी बहुत करा, पर मैंने उससे बहुत ज़्यादा सीखा, क्योंकि मैं तो ये कहूँगी कि वो फेलियर रिक्वायर्ड था मेरे लिए, है ना। अगर वो फेलियर नहीं होता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि वो चीज़ें जो मेरे काम में आई है वो यहाँ पे कैसे यूज़ सही बात करूँ, है। वो जो गलतियाँ मैंने वहाँ पे करी हैं वो मैं इस फील्ड में कैसे यूज़ करूँ और उनको नहीं करूँ। वो नहीं करनी, सही बात है। अच्छा, शुरू में आपने बताया था कि शुरू में कोई गाइड करने वाला नहीं था या ज़्यादा कोई समझाने वाला नहीं था इसके बारे में, तो फिर कैसे मैनेज किया शुरू में, और फिर उसके बाद कौन लोग आए जो जिन्होंने सारा इसको चेंज ही कर दिया, पूरे सोच विचार को ही? सर शुरू में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मुझे मिस गाइडेंस ज़्यादा मिली गाइडेंस के अलावा, और इवन मैं ये कहूँगी तब मैं हार्ड वर्किंग और ज़्यादा थी, पर वो एक सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो हार्ड वर्क कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था। फिर उसके बाद मैंने एक जगह मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करा एक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे मुझे राहुल सर मिले। उसके बाद वहाँ से प्रिपरेशन को मुझे थोड़ी स्ट्रीमलाइन होने लग गई प्रिपरेशन, और उन्होंने फिर रेगुलरली टेस्ट वीकली होते थे, इवैल्यूएशन होता था, वही मुझे गाइड करते थे कैसे करना है कैसे नहीं करना। इसी दौरान मुझे संजीव सर भी मिले थे, अंकेश मैम भी मिली थी। संजीव सर ने जैसे टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में मेरी हेल्प करी, जो एक अच्छा वेटेज रखता है मेंस के उसमें। फिर उसके बाद वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे मेंटरशिप ली थी वो इंस्टीट्यूट नहीं रहा, तो राहुल सर ने खुद के बेसिस पे हमें कुछ नहीं बोला और खुद के बेसिस पे वो कंटिन्यू करी मेंटरशिप, और तब से लेकर अब तक मेंटरशिप मेंस की प्लस इंटरव्यू की फुल राहुल सर, संजीव सर, अंकेश मैम, तीनों ने इतनी हेल्प करी, हर स्टेज पे इतना गाइड करा, और उन्हीं की बदौलत आज मेरी रैंक लगी है। बहुत बड़ी बात है। और चलना, अभी यही बात चल रही थी कि चलना तो खुद को पड़ता है, इंसान खुद चलता है, लेकिन चलना किधर है ये बताने वाला तो कोई हो, चलना कैसे है, तेज चलना है धीरे चलना है ये बताने वाला कोई हो। इससे पहले बिटिया कह रही थी कि किताबें तो होती है सबके पास, ये नोट्स भी होते हैं, लेकिन कौन सा कब पढ़ना है, कितना किसको टाइम देना है, किसको, उसके लिए मेंटर्स का बड़ा रोल होता है। और यहाँ पर 2 इंटरव्यू जो हुए हैं उनमें 3 इनके जो मेंटर्स है, जिसमें राहुल जी सर है, संजीव सर है, और एक बिटिया मेरे लिए, हाँ बहन है मेरी छोटी, अंकेश बेटी है, इन लोगों ने इनका पूरा ख्याल रखा। और इससे पहले ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो बोला मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम कैसे इनका मतलब धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद ये शब्द बहुत छोटे हैं सर के लिए, इन तीनों जो लोगों ने जो कोऑपरेट किया है। और उनकी जो सक्सेस है, मैं इससे पहले वाले इंटरव्यू में बता रहा था कि 11 लोगों को आप एक मेंटरशिप देते हैं, उसमें से 6 लोग इंटरव्यू तक जाते हैं, 5 लोग टॉप 200 में आते हैं। तो मैं उन तीनों के लिए, राहुल सर, संजीव सर और अंकेश मैम के लिए मैं अपनी तरफ से जोरदार एक क्लिपिंग करना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत एक। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं कि आपका जनवरी 2023 में आपका जो मेंस है वो पोस्टपोन्ड होता है, और उसके बाद जुलाई 2024 में होता है, इस तरह का था। 23-24 में शायद पोस्टपोन्ड हो गया, 24 में होता है। yes, उस दौरान क्या स्थिति रही, मानसिक स्थिति भाई, कब होना ही होगा कि नहीं होगा, और कहीं नहीं हो जाए, ऐसी भी बातें आई होगी दिमाग में? हाँ सर, असल में जो मेरा नीट का फेलियर मैं कहूँगी, उसका एक रीज़न ये भी था कि उस टाइम कोरोना था, तो मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाई थी, तो वो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा फियर था। बट वो सर की वजह से इतना कंसिस्टेंटली डेडिकेशन से रहा कि वो सब सफल हो गया। बहुत डर लग रहा था कि पोस्टपोन क्यों हो गया है, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, और फिर इतना ज़्यादा पोस्टपोन हो गया था कि कैसे मेंटेन होगी कंसिस्टेंसी। पर उस टाइम प्योर डेडिकेशन, प्योर हार्ड वर्क और इतना बिलीफ लोगों का, जो मेंटर्स थे हाँ। उनका, उसने इतना गाइडेंस दिया कि वो सफल हो गया। इसमें फेल्योर को भूलना भी बहुत जरूरी था। जैसे आप कह रहे हो ना, मुझे बार बार नीट वाली फेल्योर याद आ रही थी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी क्लास में उसका कभी कोई नंबर कम आ गए, कभी कोई सप्लीमेंट्री आ गई, बैक आ गया या और कोई आ गया, तो उसको दिमाग में बहुत रखते हैं लोग। मैं भी अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि बेटा वो चीज़ें ज़्यादा याद कीजिए जो आप जिसमें सफल हुए हैं। कभी हो सकता है 5 लोग दौड़ रहे होंगे, उसमें आप 1 नंबर पे आ गए थे। कभी हो सकता था और कोई कंपटीशन आपने, कभी हो सकता है खाने के लिए कंपटीशन किया, उसमें जीत गए होंगे। तो जीत वाली चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है और उनको याद ही नहीं रखना है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो नीट वाला जो फेल्योर था ना, उसको दिमाग में से आपने निकाला, उसको उसके ऊपर आपने जीत पाई, और वो जो आज तक की सक्सेस थी उसको ही आपने फिर कंटिन्यू किया। बहुत बड़ी बात है। और
तैयारी जो है ना, अच्छा इंटरव्यू की कैसे तैयारी की, क्योंकि इंटरव्यू सबसे बड़ा चैलेंज होता है भाई। आप बाकी में तो आप लिख रहे होते हैं, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट इंटरव्यू की जो तैयारी होती है उसका तो बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपके सामने कुछ लोग बैठे होते हैं, एक एग्जाम का प्रेशर होता है दिमाग में अंदर कि मैं एग्जाम देने, इंटरव्यू एग्जाम ही उसका वो देने जा रहा हूँ, सामने वाले लोग मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत, एक राजस्थान की बात करें तो सबसे अच्छे टॉप लोगों में हैं जो ऑलरेडी RAS होते हैं या IAS होते हैं या और कोई बड़ी पोस्ट पे वो लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो इंटरव्यू के लिए कैसे मॉक इंटरव्यू और किस तरह से हुआ सारा कुछ, कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? सर मैंने यहीं पे अपनी इन्हीं मेंटर्स के अंडर, इन्हीं के गाइडेंस के अंडर रेगुलर मॉक्स दिए। हर संडे को हमारे मॉक्स कंडक्ट होते थे जब तक कि हमारा इंटरव्यू कॉल हो नहीं जाए, जो डेट फिक्स नहीं हो जाए, तब तक हर संडे को रेगुलर होते थे। और उसमें जो फीडबैक मिलते थे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते थे कि अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको सीधे सीधे बता दिया जाएगा, उसको बटरिंग नहीं करी जाएगी ताकि आप उसको सुधार सको। सही बात है। अगर कोई ऐसे आपको प्रेज करने के लिए बोल दे कि आपने अच्छा किया है और फिर वो गलत को गलत ना कहे, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। सही बात है। अच्छा, इसके यूं जो आप लोग एग्जाम्स वगैरह कराते थे तो भी राहुल सर कह रहे थे कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं कुछ कॉपीज है ना बिटिया को दे देता प्रशस्ति को, तो ये चेक करके लाती थी। तो इससे क्या सीखने को मिला? जैसे मतलब किसी का चेक कर रहे हैं कॉपीज, जो आपके साथ ही एग्जाम दे रहा है वही एग्जाम में बैठने जा रहा है आपके साथ ही, उसकी कॉपीज, उससे कैसे आपको कुछ काफ़ी फायदा मिला होगा मेरे हिसाब से इससे? सर इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि यहाँ मेन इशू सब्जेक्टिविटी का होता है कि आपको हर किसी को सेटिस्फाई करना होता है। किसी को फैक्ट चाहिए होते हैं, किसी को डायग्राम रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है। तो जब मैं काफ़ी कॉपीज़ देखती थी तो मुझे समझ में आता था अच्छा ये इस क्वेश्चन में लैकिंग है, अच्छा ये इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, अच्छा ये चीज़ इन्होंने अच्छी लिखी है बट इन्होंने हाईलाइट नहीं करी। तो इस तरह की चीज़ें मैंने ओवर टाइम लर्न करी। और जब मैं कॉपी चेक करती थी तो मैं देखती थी कि मैं उनको कोई एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करूँ, तो उसके लिए मैं रिसर्च वगैरह करके लिखती भी थी। तो वो चीज़ें मेरे भी बैक ऑफ द माइंड रहती थी और वो मुझे मेंस में भी हेल्प करती थी। मतलब काफ़ी गोले लगाते थे कॉपी में ना, भाई यहाँ ये लिखना है, यहाँ पे ये कमी रह गई है ना, पूरी वो काफ़ी सारे लाल हो जाती हुई कहीं भी कॉपी वो गोले लगाते लगाते। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं कई बार वो उनकी भी हताशा या निराशा आ जाती है, मतलब कि होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए तो आप बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि पहला प्रयास ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में और 53 रैंक एक ड्रीम सा ही लग रहा है मुझे। तो उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ ही इस बार उन्होंने दिया, इंटरव्यू तक भी गए होंगे कई सारे हो सकता है मेंस तक जाके रह गए, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब क्या उनको पढ़ना चाहिए दोबारा, क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको हताश नहीं होना है? सर मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को सोच के हमें उसको मन में नहीं गांठ मान लेनी चाहिए कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे उसको सुधार करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। सही बात। तो हमें उससे सीखना चाहिए, सिर्फ उसको लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लें। वो कभी भी आपकी वैलिडिटी या आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता, कोई भी एग्जाम हो जाए। सही बात। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक्सेल करते हैं हमेशा अगर आप लगन से मेहनत से लगे रहें। और इवन एक बात होती है जो मैं बोलना चाहूँगी, जो मैंने जाकिर खान की वीडियो से सुनी थी, कि जो मेहनत होती है वो शिव की तरह होती है, कि अगर आप मेहनत करोगे तो शिव जी ये नहीं देखते कि आप कौन हो, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो चीज़ सही बात है बेटा। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, आप जब ऑफ कैमरा अपन घर बैठ के बात कर रहे तो आप ये कह रहे थे कि ईश्वर के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। हाँ। और जिस समय मान लो मैं आराम कर रही हूँ या मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो उस समय कोई पढ़ रहा होगा, है ना, और वो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग हो गया क्योंकि उसने ज़्यादा तैयारी की, ज़्यादा टाइम दिया अपने सब्जेक्ट को, ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छी लाइन थी वो। मेरे दिमाग में उसने बड़ा एक गहरा असर छोड़ा है। अच्छा, राहुल सर, संजीव सर और अंकेश में, इनको आप क्या मानेंगे? परिवार मानेंगे, प्रेरणा मानेंगे, या ये कहे कि गुरु मानेंगे? सर राहुल सर, अंकेश मैम वगैरह तो मेरे लिए सेकंड पेरेंट की तरह ही है। परिवार, मतलब जैसे फैमिली, एक गार्जियन होते हैं वैसे। हाँ, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं उसके बाद सर मैम ही है, क्योंकि बहुत बड़ी बात बेटा। उन्होंने मतलब कभी ये नहीं सोचा कि ये कोई और है या इस तरह से, मतलब हमेशा जैसे मेरे मम्मी पापा करते हैं सपोर्ट, उतना ही सपोर्ट उनका भी। और वो भी यूँ कह रहे हैं कि भाई अभी आप ही कह रहे थे कि सर ने फीस भी हमसे तो कुछ लिया ही नहीं, न के बराबर लिया। हम कह रहे सर और थोड़ा ले लो। हाँ। भाई अमूमन ऐसे होता है कि इंस्टीट्यूट वाला कहता है कि नहीं हम फीस, तो बच्चे कहते हैं सर आप ज्यादा ले रहे हैं। यहाँ उल्टा काम हो रहा है कि सर आप कुछ तो ले तो सही, हमसे कुछ ले ही नहीं रहे, जितना खर्चा हो रहा है उससे कुछ तो करो।
तो कितनी बड़ी बात है, मुझे तो मैं बहुत अच्छा, आज मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा बेटा, आप RAS बन गए हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, और यूँ कहे कि एक नीतियाँ जैसे लिखते हैं, स्टेट की नीतियाँ आप लिखने जा रही है, क्योंकि आने वाली नीतियाँ आप भाई जो RAS होते हैं, IAS होते हैं, IAS देश की नीतियाँ लिखते हैं, RAS जो होती है अपने स्टेट की नीतियाँ लिखते हैं। तो आप RAS बन के किस तरह से, क्या विजन आपका अब आगे, कैसे मतलब आप लोक सेवा के लिए क्या करना चाहेंगे, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के? सर सबसे पहले तो मैं अपने कार्य जिस भी भार पे होंगी उसमें कर्मनिष्ठ होंगी, पूरी तरह से 100% दूंगी जिस भी तरह से हो सकता है। और फिर उसके बाद जो भी मेरे से बल पड़ता है, जो भी मुझे बताया जाता है कि इनकी हेल्प करनी है, ऐसे करनी है, इतनी करनी है, तो वो मैं सब करूँगी ईमानदारी से। और फोकस मेरा मेनली ये रहता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बच्चों के लिए तो करना और भी जरूरी है, जब भी, क्योंकि अभी पहले भी यही बात चल रही थी, किसी ने आपकी अंगुली पकड़ के आपको चलना सिखाया, और जब आप सक्षम हो गए तो कम से कम एक आदमी को तो अंगुली पकड़ के चलना सिखाना है। तो जब भी आप SDM बने, तो मेरे हिसाब से वहाँ के जो स्कूल वगैरह है, और जब भी आपके पास टाइम होता है, तो वहाँ जाके बच्चों को जरूर आप, मैं कहूँगा, मोटिवेट करें, क्योंकि आपकी बात ज़्यादा इफेक्टिव होगी। एक सफल आदमी जब कोई बात कहता है, जैसे कोई एक रोड पे जा रहा है, एक बिल्कुल भी सक्सेस को जिंदगी मिली नहीं है, और वो कहे कि मैं सफलता की बातें सुना दूँ, शायद सुनेगा भी नहीं कोई उसकी, और ना वो इफेक्टिव होंगी। और आप चूंकि पहले प्रयास में इतना अच्छा रैंक, और अब मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को जरूर, आप जैसे कहा ना बच्चों के लिए, मुझे अच्छा लगा, आप जहाँ भी रहे तो वहाँ के स्टूडेंट्स को जरूर आप बताएं, उनको मोटिवेट करें, और उनको, क्योंकि बहुत बार कई लोगों को सुनते हैं, जैसे एक वो RAS कोई चारण करके मैम थे, जिनका वो एक्सपायर हो गए थे, कुछ वो मैटरनिटी इश्यू था उनका, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जब पढ़ रही थी ना, उस समय कोई SDM मैम आई थी हमारे यहाँ, उनको देख के मेरे दिमाग में से, उसके बाद मैं भूल गई, फिर उसके बाद 12th में पढ़ी तो फिर वापस आ गए कोई, तो उनको देख के मुझे फिर दिमाग में बैठ गया कि मुझे बनना ही है। उसके बाद वो बनी, और ऊपर वाले को खैर पता नहीं क्या मंजूर था, वो कुछ हुआ मैटरनिटी, कोई बच्चे का जो था वो, और वो हमें छोड़ के चले गए। बट उनकी बातें आज भी दिमाग में मुझे तो बहुत ज़्यादा हिट करती है कि इस तरह से कितना संघर्ष उनका रहा है। और अब अपनी जो लाइफ का जो अब तक की जर्नी है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ अभी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना सामने अपॉर्चुनिटीज़, और जीवन बहुत लंबा है अभी, बट जो अभी तक का जो हुआ है उसको कुछ वर्ड्स में कहना चाहिए कि ये मेरा जो अभी तक की जीवन यात्रा है, उनके लिए मेरे ये शब्द बनते हैं, तो जरूर बताएं बेटा, बोलो। सर सबसे पहले तो कि एक डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और सेक्रीफाइसेस। जैसे मैंने 3-4 साल से तो शायद दिवाली देखी ही नहीं है, कि एक रूम ही थी मेरी लाइफ, और उसके अलावा बस मैं मेंटरशिप में जाती थी टेस्ट देने और वापस आ जाती थी। ना मैं अपने दोस्तों से मिलती थी, ना किसी और से, बस लगे रहती थी कि एक बार हो जाएगा तो सबको मना लूंगी। कितनी बड़ी बात है, मतलब 3-4 साल से दिवाली नहीं देखी। हाँ, तो जो बच्चे होते हैं वो पड़ोस में किसी के शादी होती है तो 3 दिन पहले चले जाते हैं, ये आज का जो है ना बच्चों की वो है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शादी में जाना या ये ज़्यादा, मतलब इससे हो सकता है पढ़ाई पे इफेक्ट ना पड़े, लेकिन माइंड में जो एक बात सेट होती है ना कि शादी ज़्यादा बड़ी है पढ़ाई से, अपने कैरियर से, वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जैसे कोई बच्चा कहे कि सर मेरे घर पे शादी है, मैं 3 दिन पहले जाऊँगा, हालांकि शादी है जाना चाहिए, लेकिन 3 दिन पहले जाऊँगा और आप अपने कैरियर को उसमें, तो उससे पढ़ाई का हो सकता है आप कवर कर ले, 3 दिन आप वापस कवर कर ले, लेकिन जो दिमाग में जहर बैठ गया ना खतरनाक वाला कि पढ़ाई ज़्यादा जरूरी शादी है, वो खतरनाक होता है। और 3-4 साल से दीपावली भी ढंग से नहीं देखी, दीपावली भी अच्छे से नहीं मना पाए। ये लेवल ऑफ डेडिकेशन का हाईएस्ट स्केल है, हाईएस्ट पैमाना है कि त्योहार भी पढ़ाई के सामने गौण कर देना कि अपना कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी प्रेरणा है सबके लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए, या यूँ कहे कि एक आम आदमी के लिए भी, कि हार नहीं माननी है और कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करते जाना है, ईमानदारी से करते जाना है, कहीं उसमें चीटिंग नहीं करनी है कभी, क्योंकि चीटिंग आप किसी और के साथ कर ही नहीं सकते। कभी भी आप चीटिंग कर रहे हैं तो किसी और के साथ, कभी धरती पे ऐसा हुआ नहीं है, नेचर में कभी ऐसा हो कि आप किसी और के साथ चीटिंग कर ले, भले ही आपको लग रहा हो कि मैंने किसी के साथ चीटिंग की है, लेकिन आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं या किसी फालतू की चीज़ में लगा रहे हैं, तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को, तो वो भी आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि परिवार, फैमिली, दुनिया, ये सब आपसे बड़ा एक्सपेक्ट करती है। आप अमूल्य धरोहर है देश के, हिंदुस्तान के, और आपकी एक अच्छाई बहुत सारे लोगों को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है, एक गलती बहुत सारे लोगों के लिए गलत चीज़ बन जाती है। तो बेटा बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी है आप दोनों बेटियों में, और बहुत ही, और कोई बात कोई दिमाग में चल रही हो जो कहना है कि कोई और बोलना है, कहीं मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ उसके बारे में,
नहीं सर, सारी हो गई। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड करा। और मैं हर बच्चे से वो कहूँगी कि हार्ड वर्क करते रहो और खुद में बिलीव करते रहो। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि आप IAS करो, RAS करो या कोई और फील्ड करो, बस आप लगे रहो, कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलेगी। भाई सक्सेस का तो पैमाना ही नहीं है किसी के लिए। एक ममा है, उसका सक्सेस अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देना है, अच्छे संस्कार देना है, उनको सही दिशा में ले जाना है, मम्मा का सक्सेस है। IAS RAS बनना सक्सेस नहीं। बहुत अच्छा बोल रहे बेटा आप कि IAS RAS बनना ही सक्सेस नहीं है। आप जो करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसको कितना कर पा रहे हैं, किधर उसको ले जा रहे हैं, कितना पॉजिटिविटी के साथ उसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वही सक्सेस है। तो बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत थैंक यू बेटा, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।